सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? देखो, यूरोप एक देश नहीं बल्कि यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप। महाद्वीप का मतलब जानते हो क्या होता है? महाद्वीप का मतलब क्या होता है? महाद्वीप हम उसे कहते हैं कि पृथ्वी का ऐसा भूखंड, सबसे बड़ा भूखंड, यानी भूमि का एक ऐसा बड़ा भाग जो पानी से चारों ओर से घिरा हुआ हो। ठीक है, वह महाद्वीप कहलाता है। हमारे देश में महाद्वीप जानते हो कि सबसे जो हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में 7 महाद्वीप होते हैं, उसमें से एक महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। ठीक है, कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। अब उसी यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद आके होता क्या है। ठीक है, हाँ, राष्ट्रवाद होता क्या है। हाँ, तो देश के प्रति जो प्रेम भाव होता है। तो सबसे पहले ये जानो, जो यूरोप था, चाहे अपने देश का एग्जाम्पल लेके जानो, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो आजादी से पहले हमारा जो देश था वह कई हिस्सों में बटा हुआ था। कई हिस्सों में बटा होने का मतलब क्या हुआ कि राजा जो थे अलग अलग अपना अपना अधिकार जमा के राज करते थे। वैसे हर देश में था, ये जरूरी नहीं कि हमारे देश में था, बल्कि यूरोप, चाहे जो भी हमारा देश था, दक्षिण अफ्रीका, जो भी है, अमेरिका, हर जगह ऐसे ही व्यवस्था थी, राजाओं का व्यवस्था था, राजा लोग राजा करते थे। ठीक है, लेकिन उस समय कोई एक जो देश था, चाहे एक जो भूखंड था, चाहे एक जो सियासत, एक जो साम्राज्य था, वह दूसरे साम्राज्य से नफरत करता था, सोचता था कि हम उसको अपने में मिला ले, वो अपने मिला ले। इस तरह से पूरा देश टुकड़ों में बटा हुआ था। वैसे यूरोप भी था, कई टुकड़ों में बटा हुआ था, हर टुकड़े पे कोई ना कोई राज करता था। ठीक है, और वह जो राज करते थे तो इतना ज्यादा लोग उस पर अत्याचार करते थे, ठीक है, दुष्कर्म करते थे कि लोग परेशान हो गए थे। राजा के राज्य में लोग क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। देखो, यूरोप में जाता ना, यह सबसे पहले राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी फ्रांस से। कहां से हुई थी? फ्रांस से। फ्रांस में एक राजा था लुई 14वां। ठीक है, वहां पे उस समय वहां का जो राज्य था 3 वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, मध्यम वर्ग, 3 वर्गों में बटा हुआ था वहां का राज्य। समझ आया? कहाँ का? फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस का 3 वर्गों में बटा हुआ था, कुलीन, पादरी और मध्यम वर्ग। तो देखो, कुलीन वर्ग में जो आते थे उस सब कुलीन लोग जो थे, जिनके पास जमीन था, जिनके पास विशेष अधिकार था, राजा ने क्या किया था? इन लोगों को विशेष अधिकार दे दिया था। जो पादरी वर्ग थे, जो चर्च में रहते थे, ठीक है, जो पादरी वो होते जो चर्च, जैसे हमारे यहाँ मंदिर में क्यों रहते हैं पुजारी लोग, उसी तरह चर्च में पादरी लोग रहते थे। ठीक है, तो उन लोगों को भी राजा ने क्या कर दिया था? इन लोगों को भी राजा ने छूट दे दिया था कि इन लोगों को भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है, कुल इन लोगों को भी टैक्स नहीं देगा, जो इसके मंत्री थे उसके साथी में आ रहे थे। ठीक है, उन लोगों को भी टैक्स नहीं देता। बच गए मध्यम वर्ग के लोग। मध्यम वर्ग के लोग कौन? मध्यम वर्ग के, जिसमें आते थे किसान, वकील, टीचर, डॉक्टर। ठीक है, ये सब आते थे। इन लोग पास उतना जमीन नहीं था। ठीक है, या जो भी जमींदार लोग थे, उन लोगों के जमीन पे लोग क्या करते थे? खेती करते थे और अपना भरण पोषण करते थे। खेती करते थे ये लोग। देखो, जो किसान लोग थे, ठीक है, राजा ने इन लोगों को कहा कि आप लोग को टैक्स नहीं देना है, सब चीज छूट है। इन लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त था कि जो भी कोई, जैसे मान लो कोई बहाली हो रही है तो सबसे पहले इन्हीं लोगों की बहाली होगी, कोनो एथी काम में, किसान लोग का नहीं होगा। ठीक है, इन्हीं लोग की बहाली होगा, इन लोगों का सबसे पहले प्रमोशन किया जाएगा। राजा ने इन लोग को हर तरह का छूट दे दिया था। बच्चे, किसान लोग क्या करते थे? अपने खेतों में तो खेती करते थे, लेकिन टैक्स देखो, यह कुलीन को भी देखे थे। पादरी पादरी जो थे ना, इन लोगों को टैक्स देना पड़ता था, धर्म टैक्स। धर्म के नाम पे ये लोग क्या लेते थे? टैक्स लेते थे किसानों से। और ये कुलीन लोग भी क्या करते थे? टैक्स लेते। राजा ने कह दिया था, इन लोगों को सौंप दिया था कि भाई तुम लोग टैक्स लो
और ये लोग, राजा अगर 5 रुपया मांगता था तो किसान से 10 रुपया लेते थे टैक्स। 5 रुपया खुद रखते थे या 5 रुपया राजा को देते थे। तो इन लोगों पे सबसे ज्यादा लोड पड़ता था किसान लोग पे, क्योंकि सब किसी को इन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। और यह जो कुलीन थे एकदम अपने मस्ती मौज मस्ती में थे, पैसा आ रहा था, मौज मस्ती में थे। और जो मौज मस्ती में थे तो इन लोगों में भी दो दो कुलीन वर्ग थे, दो सामंत लोग थे। एक नीचे जाति के थे, एक छोटा और एक बड़ा। अमीर में भी एक गरीब होता है, एक अमीर होता है। जैसे अमेरिका में चले जाओगे तो वहां भी अमेरिका में अमीर गरीब है। यहाँ गरीबी दिखाई देती है, वहां गरीबी यहाँ से लोगों को दिखाई नहीं देगी। वहां के गरीब लोग बड़ा बड़ा मकान होगा, ठीक है, गाड़ी होगी, फिर भी गरीब होंगे। यहाँ के लोग पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, तब गरीब कहलाएंगे, खाना नहीं है। लेकिन वहां के अमेरिका में चले जाओगे तो वहां के लोग के पास घर होगा, गाड़ी होगा, फिर भी गरीब कहलाएंगे, ठीक है। तो हर तरह की गरीबी अलग अलग होती है। तो जो कुलीन वर्ग में थे, जो सामंत लोग थे, वह दो प्रकार के थे, एक छोटे और एक बड़े। बड़े वाले एकदम मौज मस्ती करते थे, और छोटे वाले बेचारे किसानों के साथ रहते थे और टैक्स ले लेके इन लोग को देते थे। ये लोग अय्यासी करते, दारू शराब सब पीते थे, मौज मस्ती, कहीं जाना तो नहीं, भैंस की तरह बैठ के आराम से खाते रहते थे। अब ये तो खूब खाते थे, राजा के कोष में पड़ गया खाली, किसान लोग को भी टैक्स देना पड़ता। इतना ज्यादा इन लोग पास कर आ गया कि एक समय ऐसा हुआ कि इन लोग पास खाने की कमी हो गई, लोग भूखे मरने लगे फ्रांस में। और भूखे मरने लगे तो वहां की रानी थी, लुई सुलावा की रानी थी मेरी अंतोनेट, थी ना, मेरी अंतोनेट रानी थी। जब ये जा रहे थे तो किसान उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे कि खाना दे दो, खाना दे दो, ठीक है। खाना के लिए चिल्ला रहे थे, कह रहे यार जब तुम लोग को खाना नहीं मिला तो तुम लोग ब्रेड खरीद के खाओ। वो बकलोलिया कहीं नहीं पता था कि ब्रेड खाना से भी महंगा है। अरे जो राजा की लड़की थी, ठीक है, राजा की लड़की थी और राजा के घर में आके ब्याह थी, ठीक है, और राजा को इतना लूटती थी कि उसके जो कहती थी वो कर लेती थी, कोई उसका रोके टोक नहीं था। हाँ, राजा उसके क्या थे बस, राजा खुद अयास करता था, इधर उधर दारू शराब बीड़ी सिगरेट गांजा सब फूक के मार के एकदम बैठा रहता था, ठीक है, ऐसा था। और पूरा राज्य समझो गर्त में जा रहा था। उस समय लोगों के अंदर जगह कि भाई हम लोग अगर ऐसे भी भूखे मरना है, जब कोई भूखा रहता है ना, अगर कहीं से कुछ नहीं मिलता है ना, सोचता है कि मरने के बारी आ गई है, तो भाई चलो अब जान तो ऐसे ही जाएगा, क्यों ना इसे मार रहे, जौने चीज मिल जाएगा, ऐसे ये भी मारिए देगा, ऐसे भूखे मरिए जाएंगे तो से मारो लड़ो, तो मारेगा। तो यही जब मन में लोगों का आया तो लोगों ने क्या कर दिया, राजा पर हमला कर दिया और राजा को दौड़ा दौड़ा के मारे सो ठीक है, लुई सुलावा को दौड़ा दौड़ा के मारे, सब मुआ दिए सब। वहां से उसका राज्य खत्म हो गया। वहां पे किसी को कोई अधिकार नहीं था वोट देने का, चाहे कुछ करने का, गरीब लोगों को। तो उसके बाद आता है नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। ये 9th का एथी है, पीछे 9th क्लास में सब इतना पढ़ाया गया है। तो नेपोलियन आता है तो वह सुधार करता है, फ्रांस में टैक्स बराबर कर देता है हर जगह। जो जैसे व्यापारी लोग थे, वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए बेचते थे तो उन लोग को टैक्स देना पड़ता था। जैसे आप लोग को अभी मालूम नहीं होगा, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग बाजार करने आते थे, तो जो भी सामान बेचने के लिए आते थे ना, तो इस बाजार में एक बैठा रहता था, वो हर किसी से टैक्स लेता था। हाँ, ठीक है। तो हर हर किसी से वो टैक्स लेते थे। तू बाजार सब्जी ला के बेचे आइल बड़ा तो एक पैसा दो, तू ले बेचा, यानी सब किसी से वो मांगता था। सब्जी ना पैसा कि आप यहाँ बेचने आए तो यहाँ हमें टैक्स दीजिए, ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं, तो वहां का आवाज यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा इबे करेगा तो उससे कोई बात नहीं, तभी ना पता चला क्लास चल रहा है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या बता रहे थे, हाँ, व्यापार का टैक्स,
व्यापार टैक्स माने आज भी टैक्स लगता है। जैसे आप जैसे अमेरिका से चाहे चाइना से कोई भी वस्तु आती है ना तो समुद्र मार्ग से आती है। किस मार्ग से? और भारत के हर एक समुद्री मार्ग पे, यह जो भारत है ना, भारत का यह सब जो है, यह सब पार्ट समुद्री मार्ग है। यहाँ पे हर जगह पोर्ट बैठाया गया है। क्या बैठाया गया है? पोर्ट, यानी बंदरगाह बैठाया गया है। इसी हर एक बंदरगाह पे जितनी विदेशों से सामान आता है इसी बंदरगाह पे उतरता है। ठीक है। या भारत से कोई भी वस्तु अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, अगर इसे विदेशों में भेजना है तो इसी पोर्ट पे लेके आएंगे और यहाँ से जहाज पे ला देंगे और जहां लेकर मन करना वहां लेके जाएंगे। तो यहाँ जब लेके जाएंगे ना तो टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टैक्स। और टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। उसके बाद से आप लेकर वस्तु को लीजिए। अच्छा है, कहीं से भी कोई विदेशी वस्तु आ रही है हमारे देश में उतरी हमारे पोर्ट पे तो यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। तो उसी तरह फ्रांस में था, अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जगह जाना पड़ता था टैक्स देना पड़ता था। यहाँ 5 रुपया था तो वहां 10 रुपया हो जाता था। ऐसे करते करते व्यापारी लोग को इतना घाटा होने लगा, नाप तौल की स्थिति बेकार थी। यहाँ कहीं भी वस्तु 1 किलो था तो कहीं आधा किलो हो जाता था। ठीक है। कहीं 1.5 किलो हो जाता था। ठीक है। कहीं क्या हो जाता? 1.5 किलो हो जाता था। यानी कहने का मतलब उस समय फ्रांस में नाप तौल एक समान नहीं था। हर लोग अपना अपना इथी लगा के बैठे हुए थे। हम लोग इतना को 1 किलो मानेंगे, कोई इतना को 1 किलो मानेगा। तो मान लीजिए हम यहाँ से कोई वस्तु 1 किलो लेके गए, कहीं जाए आधा किलो हो गया तो हमारा लग गया घाटा। ऊपर से हमने क्या किया? टैक्स दिया, चुंगी कर दिया, नहीं व्यापार कर दिया। हाँ हाँ। ठीक है। तो इस तरह से व्यापारी लोग समाप्त होते। तो जब नेपोलियन आया, राजा के मरने के बाद नेपोलियन आया तो वो क्या किया? इस सब सुधार कर दिया। ठीक है। जो उन लोगों की पितृभूमि थी, जो उन लोग के बाप का भूमि थी, उनको दे दिया। आवा जावा का सामान एक बराबर कर दिया, टैक्स मुक्त कर दिया, कोई भी टैक्स नहीं देगा। ठीक है। नाप तौल की स्थिति बराबर कर दी। यह सुधार किया तो इसी को नेपोलियन संहिता बोलते हैं। अगर पूछ दे क्वेश्चन में नेपोलियन संहिता कौन से है तो नेपोलियन संहिता क्या? नेपोलियन द्वारा बनाया गया जो नियम है, जो फ्रांस में सुधार किया गया तो वही नेपोलियन संहिता कहलाता है। जिसमें उसने क्या किया? टैक्स को समाप्त कर दिया, लोगों की पितृभूमि को वापस कर दिया। उसके बाद से क्या? हाँ हाँ, तो नया नियम बनाए ना। और उसके बाद से क्या किया? नाप तौल की व्यवस्था समान कर दी, यानी अब हर जगह एक जैसा होगा। तो नेपोलियन आया तो सुधार करने लगा। उसके बाद से वह धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार करने लगा। तो इस प्रकार से वहां से जब लोगों ने राजा के खिलाफ लड़ाई शुरू की अपने भलाई के लिए, अपने देश के लिए, तो वही बन गया राष्ट्रवाद। वही क्या बन गया? राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्रवाद का मतलब यह हो गया कि जब हमें अपने देश के प्रति जब कोई प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है ना तो आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो जाती है। ठीक है। तो इसमें देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत 1789 में हुई थी। कब हुई थी? कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति में। वही जो हम बता रहे थे अभी कहानी, वो फ्रांस की क्रांति उसी समय स्टार्ट हुई और 1789 में मानी जाती है। जिससे यह सिद्ध कर दिया कि सत्ता राजा के हाथों में नहीं बल्कि जनता के हाथों में होनी चाहिए। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि राजा एकदम एथी हो गया था। ठीक है। राजतंत्र चला रहा था, लोग पे अत्याचार कर रहा था, उन लोग को कोई अधिकार नहीं दे रहा था। तो इन्होंने क्या किया? राजा के खिलाफ लड़ाई की, क्रांति की और बता दिए, और उन्होंने बता दिया कि पूरा शक्ति राजा के हाथ में नहीं बल्कि प्रजा के हाथ में होनी चाहिए। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद की इस लहर ने सदियों पुराने साम्राज्य को उखाड़ फेंका और आधुनिक देशों जैसे इटली, जर्मनी की नींव रखी। यानी जो सदियों पुराना राजा का राज्य चल रहा था वह ये लोग क्रांति किए और उस राजा के राज्य को उखाड़ कर फेंक दिए और एक नया इटली और जर्मनी की शुरुआत हुई। और इसी में पढ़ेंगे हम लोग जर्मनी का और इटली का एकीकरण। एकीकरण का मतलब ही होता है जो छूटा फूटा देश है उसको एक जगह इकट्ठा कर देना, उसे क्या बोलते हैं? एकीकरण। समझ में आया? उसे क्या बोलते हैं? एकीकरण।
यानी सबको एक में मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य, एक नया राष्ट्र का निर्माण करना। ठीक है, राष्ट्रवाद का बीजारोपण यानी फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन। जो मैं बताया राष्ट्रवाद का बीजारोपण कहाँ से शुरू हुआ, तो फ्रांस से शुरू हुआ। अच्छा ये बताओ, हम भारत देश में रहते हैं, तो सबसे पहले भारत में ये यूरोप की कहानी क्यों पढ़ाई जा रही है हिस्ट्री में? हाँ, ध्यान से सुनो। पहला आपका चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद और दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। जब फ्रांस में राजा के खिलाफ ये लोग हिम्मत दिखा के लड़ाई की, क्रांति किए और वो हटा दिए राजा को और जनता का शासन हो गया, तो अन्य जो देश अगल बगल देश के लोग था वो लोग भी देखा, रहे ये तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो वहां के लोगों ने क्रांति शुरू किया और क्रांति करके वहां भी वो लोग राजा को हटाए। ठीक है, तो यही राजा का हटाना फिर से स्थापित करना, यह सब लड़ाई इसी में है। यह वहां के जनता राजा से लड़ेंगे, उसको हटाएंगे, राजतंत्र स्थापित करेंगे, यह सब इसी में होगा। ठीक है, अब देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगाने में फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के अभियानों का बड़ा हाथ रहा। यानी किस प्रकार से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, ये सबसे बड़ा कहा था फ्रांस की क्रांति। कौन था? फ्रांस की क्रांति। ठीक है, इसमें आ गया नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका क्या थी। नेपोलियन ने उसमें किया क्या था? तो नेपोलियन जो था उस राजा का एथी था, सैनिक था। ठीक है, सेनापति था वहां का, समझा? सेनापति नहीं, सेनापति। छेना तो खाया जाता, बेचारा छेना रहता, कोई लोग खा के चिकन कर देते हैं इसे, क्या रजे साफ कर देते। हाँ, वो उस समय सोमरस मिलता तो छेना खाए नहीं मिलता। सोमरस जानते हो ना? जानते हो? दारू, सोमरस, मदिरा। भांग से मिलता था, मदिरा मिलता था, सोमरस गांजा है भोले बाबा का प्रसाद मान के। अच्छा, भोले बाबा का जाते हो एथी, देखो जो लोग भी भोले बाबा का एथी कर रहा है, भक्ति कर रहा है, सावन का महीना चल रहा है, उसको भांग या धतूरा पीना चाहिए। चलो, हाँ चलो, अच्छा ये बताओ, सुनो, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई थी जी? फ्रांस से। कब हुई थी? 1789 में। ठीक है, हाँ 19वीं शताब्दी में बोल देंगे। ठीक है, और बताओ, ठीक है, क्यों शुरुआत की ये लोग? राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई? राजा के बारे में बता देना है कि राजा किस प्रकार से लोगों पे अत्याचार कर रहा था। सीधा बात कह देना है क्या कि वहां पे जो फ्रांस का जो वर्ग था, जो समाज था, वह 3 वर्गों में बटा हुआ था, कुलीन, पादरी और सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग। ठीक है, 2 लोगों को टैक्स देने का अधिकार नहीं था, केवल किसान लोग टैक्स दे रहे थे, जिसके कारण उन पे ज्यादा क्या रहा था, प्रेशर आ रहा था, यानी दबाव आ रहा था, जिसके चलते उन्होंने राजा के खिलाफ क्रांति शुरू कर दी। हो गया। नेपोलियन का क्या इसमें था जी? नेपोलियन यूरोप के कई हिस्सों को जीता और फ्रांस के नियम लागू किए। उसने 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की। याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है, नेपोलियन की संहिता कब लागू किया गया? तो 1804 में। ठीक है, अगर पूछ दे नेपोलियन की संहिता है क्या, तो क्या बताइएगा? हाँ, फ्रांस में नया कानून बनाया गया जो नेपोलियन संहिता बोला। ठीक है, उसने क्या क्या किया, लागू की, जिसमें सामंती व्यवस्था खत्म हो गई। जो सामंत लोग थे, ठीक है, उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। सामंती व्यवस्था इसने क्या कर दी, खत्म कर दी। अब ना सामंत रहेंगे ना टैक्स देना पड़ेगा। भाई सामंत को हटाओ, सीधे बीच वाले को हटा दो। ठीक है, उसके बाद से कानून के समक्ष सबको समान माना। अब कहा दिया कि कानून जो होगा सबके लिए एक समान होगा, चाहे राजा मंत्री कोई भी हो, चाहे पादरी, सब किसी को एक समान से देखा जाएगा। ठीक है, सब किसी क्या किया जाएगा, एक समान से देखा जाए, एक नजर से देखा जाएगा। समझ में आया?
कानूनी व्यवस्था क्या कर दी, एक समान कर दी। और क्या, नाप तौल को एक समान प्रणाली में लागू की गई। नाप तौल को क्या किया गया, एक समान में प्रणाली में लागू किया गया। अरे हमारे भारत देश, अच्छा ये बताओ, आज भी पहले वो तो देश में लागू किया गया समान प्रणाली, लेकिन पहले पूरे देश में अलग अलग था। भारत में कुछ नाप तौल की स्थिति अलग थी और जगह अलग थी। उसके बाद सभी देशों ने मिलकर एक क्या बनाया, एक संगठन बनाया नाप तौल वाला, उसी को क्या बोलते हैं, एसआई मात्रक बोलते हैं। हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, क्या बोलते हैं, एसआई मात्रक। यानी पूरे देश से लोगों ने मिलकर कहा कि हमने मीटर किसी वस्तु को किस में मापेंगे, तो यही पूरा चला, ठीक है। तो याद रखिएगा ना, तुम बताओ जी, खड़े जाओ। नेपोलियन ने फ्रांस में क्या क्या सुधार किए, हाँ बोलो। हाँ, टैक्स में सुधार कर दिया, टैक्स हटा दिया। और अच्छा चलो ठीक है, उसने क्या किया, नेपोलियन ने क्या किया, देखो यहाँ लिखे ना, सामंती व्यवस्था खत्म कर दी, कानून के समक्ष सबको समान कर दिया, और माप तौल का समान प्रणाली लागू की, ठीक है। चलो देखो, और वह एक तानाशाह था, राजा था वही राजा, देखो बैठ जाओ, वह तो सेनापति ही था। और सेनापति सोचता है कि हम राजा को मारकर राजा को एक करके हम खुद राजा बन जाए, और इससे अच्छा मौका उसको मिलेगा नहीं। उसने जनता का साथ दिया, राजा को हटवा दिया और खुद समाज सुधारक बन गया। अगर समाज में अगर अपना सत्ता जमाना है तो सबसे पहले लोगों का विश्वास जीतो। क्या जीतो, विश्वास, कि हम आपके भलाई में काम कर रहे हैं। वैसा ही नेपोलियन ने किया, ठीक है। क्या किया, सब कुछ जनता के प्रति किया, लेकिन राजा बन गया। और बन के बाद वो क्या किया, लगा अब दूसरे राज्य को जीतने। आज जीतने के लिए क्या चाहिए, सैनिक चाहिए। तो सैनिक चाहिए तो उसने क्या किया, जबरदस्ती, जो वहां की फ्रांस की जनता है, जबरदस्ती सैनिक भर्ती करने लगा। भाई चल, तुझको लड़ने चलना है तो लड़ने चलना है, और जबरन भर्ती करने लोगों को। वही ना, जो जितना आपकी बातों को मान रहा है उतना समझो आगे चल के बड़ी खतरनाक होगा, ठीक है। लेकिन अनजाने में उसने इटली और जर्मनी जैसे बटे हुए देशों में एकीकरण का बीज बो दिया। अनजाने में उसने क्या कर दिया, इटली और जर्मनी के बटा हुआ जो देश था उसे एकीकरण करने के लिए वह तैयार हो गया। यानी कहा कि अब इसे एकीकरण किया जाए, हम जीते सब किसी को, क्या करे, जीते। तो इसी जो अलग राज्यों को जीतने का जब इसे होड़ लगा तो सब राज्य ने मिलकर इसे हराने का ठान लिया। वही 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में इसे क्या कर देते हैं, मार देते हैं, मर जाता है। तो देखो, अब उसके बाद देखो, अब ध्यान से सुनो। जब नेपोलियन, ठीक है, राज में बैठा तो उसे साम्राज्यवाद का नीति अपनाई। किस नीति, साम्राज्यवाद की नीति का मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करने का। लोगों को जबरदस्ती अपने भर्ती किया, और जो भी आसपास के देश थे, फ्रांस के आसपास के, लगा उस पर हमला करके वो अपने मिलाने लगा, जीत जीत की, ठीक है। जब जीत जीत के मिलाने लगा तो भाई जो अन्य राजा होंगे तो कहेंगे अरे यार ये तो बढ़ गया है हमसे, ये हम लोगों का राज छीन रहा है। अब सब राजा मिल के इसे क्या कर देते हैं, मरा देते हैं, मार देते हैं। 1815 में 1815 में क्या कर देते हैं, मार देते हैं। जब 1815 में मार देते हैं, राजा क्या हो जाता है, नेपोलियन खत्म। आज जब नेपोलियन खत्म तो फ्रांस का राजपाट खत्म। भाई इस पे राज कौन करेगा। तो उसी समय, ठीक है, एक संधि बनती है। उसी समय एक संधि बनाई जाती है, एक मीटिंग बैठता है, ठीक है। उस मीटिंग का नाम था वियना संधि। क्या था, वियना संधि।
वियना संधि नाम दिया, जिसमें सभी राजाओं ने मिलकर बैठा, और जब नेपोलियन हार गया तो कहा कि भाई देखो, आज के बाद से फ्रांस पे किसका राज होगा? बुर्बो वंश का राज होगा। क्योंकि नेपोलियन आने से पहले जो लुई 16वां का राज्य था, लुई 14वां का, वो बुर्बो राजवंश का राजा था। ठीक है, वो हट गया तो जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन को हटा दिया। तो इस वियना संधि में कहा गया कि अब फ्रांस पे पहले जैसा राज्य होगा, यानी जो पहले जो राज्य थे राजतंत्र होगा। क्या होगा? राजतंत्र। यह पहला चीज कहा गया। ध्यान से सुनना, अगर पूछे वियना संधि किसे कहते हैं, वियना संधि में क्या हुआ, कब हुआ, तो 1815 में जब नेपोलियन को मारा गया, उसके बाद से वियना संधि हुआ। क्यों हुआ? फ्रांस में जो बुर्बो राजवंश का पहले राजा था, उसे पुनः स्थापित किया गया। जितना भी नेपोलियन ने फ्रांस के 6 राज्य को जीता था, उसे आजाद कर दिया गया, उसे दे दिया गया। और एक नया नियम बाउंड्री बनाया गया कि आज के बाद से फ्रांस कभी भी अपना विस्तार नहीं करेगा। यह वियना कांग्रेस में कहा गया। तो देखो, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में विजेता देश कौन कौन विजेता देश था? ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन किया। क्या किया? एक सम्मेलन, मीटिंग बैठाया। कहाँ बैठाया? ऑस्ट्रिया के वियना में। ठीक है, अब कौन कौन देश ने मिला था जी? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, की मीटिंग बैठाए। उसमें मेटरनिक की नीति क्या थी? उसमें जो ऑस्ट्रिया का राजा था मेटरनिक, ठीक है, हाँ, चांसलर या प्रधानमंत्री, चांसलर कोई प्रधानमंत्री बोलते हैं, ठीक है, उसको वहां का एथी बनाया गया। इस वियना संधि का देख रेख बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, यही सब कार्यदाता रहेगा उस वियना संधि का। ठीक है, ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी और निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। यानी यह जो ड्यूक मेटरनिक था, बहुत ही क्रूर शासक था। जो भी इसके खिलाफ कोई एथी करता था, हिंसा कर, जो भी इसके खिलाफ कोई आवाज उठाता था, उसके मरवा देता था, उसे दबा देता था। इतना खतरनाक था। ये कहता था कि मैं राजतंत्र पर विश्वास करता हूं। ठीक है, आज यहाँ पे राजा ही राज करेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा। समझा? समझता? उसका नारा था, शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन मत होने दो। देखो, और लोग क्या थे? राजा जब जनता आवाज उठाती थी ना, तो परिवर्तन कर देते थे। लेकिन ही करा ना, तू कितना आवाज उठा लो, लेकिन एको नियम में परिवर्तन होगा नहीं। कौन कहता था? मेटरनिक कहता शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन होने मत दो। अगर एक परिवर्तन हुआ तो दूसरा परिवर्तन फिर से होने के लिए मांग की जाएगी, उसके बाद फिर से तीसरे परिवर्तन की मांग की जाएगी। ऐसे मांग बढ़ता है तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे, हम लोग राजा किस काम के होंगे। ठीक है, हाँ। वियना व्यवस्था में क्या, इस सम्मेलन में तय किया गया कि यूरोप को उसी स्थिति में वापस लाया जाए जो फ्रांस की क्रांति के पहले थी। यानी वियना संधि में यह कहा गया कि यूरोप जो पहले था उसी तरफ लाया जाएगा। ठीक है, उसी तरह लाया जाएगा। क्या था जी? फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश की सत्ता सौंपी गई और लुई 18वां को राजा बना दिया गया। जो बुर्बो राजवंश था पहले, वो तो लुई 16वां तो मर गया, बेचारा आया लुई 18वां, इहो बकलोले होगा, कोनो योग था नहीं उस समय राजा सब। ठीक है, तो लुई 18वां को राजा बनाया गया। किस? वियना व्यवस्था में। ठीक है, यहां तक समाप्ति वियना कांग्रेस। बताओ तो वियना कांग्रेस एक के सांस में बता दो तो वियना कांग्रेस क्या था? कौन बताएगा? एक सांस में बता दो वियना कांग्रेस। इसका पीडीएफ आप लोग के ग्रुप में चला जाएगा, बस एकदम शॉर्टकट है। ठीक है, इतना पढ़ लो एकदम 100% क्वेश्चन एक भी छूटने वाला है नहीं। जिस तरह बनाए हैं
यह PDF इसमें 1% भी आपका क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। ठीक है, चाहे लॉन्ग आंसर हो, चाहे शॉर्ट आंसर हो, चाहे बहुविकल्पी हो, हर एक क्वेश्चन लौट जाएगा। बाई चांस एक आध दो क्वेश्चन तो भगवान तो है नहीं, भगवानों से गलती हो जाता है क्या। तो चलो बता दो, वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन या वियना संधि। हम्म हम्म उस संधि का क्या बनाया गया, हेड बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। हाँ हाँ, चलो चलो ठीक है। पुनः स्थापित किया गया, जो पहले जो लोकतंत्र आ गया था, राजतंत्र को हटा के फिर से लोकतंत्र को हटा के राजतंत्र कर दिया गया। ठीक है, किस संधि के द्वारा? हाँ, वियना सम्मेलन, संधि या कांग्रेस, बस इतना तीनों को दें। ठीक है, चलिए इतना जान गए। कोई दुख दर्द तकलीफ? कौन दुख बा? हर किसी को हो तो बता दो यार। हाँ, फीवर हो गया है, वो तो सबसे बड़ा दुख है यार। फीवर का दवा हो जानते हो? चलो, फ्रांस की क्रांति और उसका प्रभाव। फ्रांस में कौन कौन सी क्रांति हुई, उसका प्रभाव क्या पड़ा? चल एक बार इसे पढ़ लो, इसका PDF ग्रुप में चला जाएगा और इसे फिर से जाके आप लोग रिवाइज कर लेंगे। इतना पहला चैप्टर समाप्त, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। अब बहुविकल्पी इसका टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, बहुविकल्प अभी ना, अभी ले लीजिए, हाँ हो जाएगा। जो इसका टेस्ट ले लेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक आध गो उसके बाद से ले लिया जाएगा। चलिए देखिए, अब पढ़ना है फ्रांस की क्रांति और उसका प्रभाव। फ्रांस की क्रांति किस प्रकार से यूरोप में प्रभाव डाला। अभी मैंने बताया ना, फ्रांस की क्रांति ऐसी क्रांति है कि पूरे यूरोप में उसका प्रभाव हो गया। यूरोप में नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप में भी प्रभाव पड़ गया। जैसे हमारे देश में, भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दी, लड़ाइयां शुरू कर दी। अच्छा ये बताओ, अंग्रेज केवल हमारे ही देश पे राज कर रहे थे कि और देश पे? अरे जितना जगह क्रांतियां पड़ो सब उसी का राज था। अमेरिका में भी राज करता था, इंग्लैंड। हाँ, यहाँ के लोग आज भी लालची हैं, पहले भी लालची थे। ठीक है, पहले जो थे जमींदार सब एक नंबर के बहुवंश और एक नंबर के लालची, वो सब लेके आए पैसा। सब कहा कि है लो पैसा, हमें इतना जमीन दे दो, हम यही जा क्या करेंगे, घेवड़ा तिरोई बेचेंगे। है ना, तुम लोग है एकदम उन्हें से कपड़ा लाते थे एकदम बढ़िया बढ़िया, इन लोग कपड़ा। हाँ, यहाँ के जमींदार सब अरे दादा एकदम बुझाता है, कहते थे कि हम तुम लोग पैसा दे, तुम लोग राज करो। कोई तो कहते कर अपन गुलाम बना लिए सब लोग। ठीक है, बहुत खतरनाक उन लोगों का नीति था। एक बात ही था कि उन लोग पास था AK-47, वो बड़ा ना था, उन लोग का था बंदूक। हाँ, भारत के लोग पास था भाई भाला, तीर, तलवार। ठीक है, हाँ चाकू ये था, चाकू से भागते ना तलवार से ठाए में मार देंगे बस। गांधी जी बड़ी होशियार थे, वो क्यों अहिंसा का मार्ग अपनाए। वह कि भाई भारत के लोग पास हथियार तो है नहीं, सब अंग्रेजों के पास हथियार है, हम लोग तो भाला लाठे भाजते रह जाएंगे, हाउ हाउ करते रहेंगे, तले मार के चल देगा जा। कहा कि इससे अच्छा है कि प्यार से बात करो इससे, उसके बाद से हम ले लेंगे। ठीक है, तो देखो कई लोगों ने जैसे सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब उग्र क्रांतिकारी थे। यानी उग्र माने तनी से बात एकदम भड़क दो,
हमरा कुछ करबा मार देवे। वो लोग गांधी जी का, ठीक है, गांधी जी का और जो और थे अंबेडकर जी का, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है, इन सब लोगों का ये लोग विरोधी करते थे। ये लोग जा रहे अंग्रेजों के बस हाथ जोड़े, माई दादा दे दो तनिया ये कर दो, ये करे ना, अब हाथ ना जोड़ाई। चंद्रशेखर आजाद चाहे भगत सिंह, ये लोग कहते ना, हाथ जोड़ने वाला काम नहीं, सीधे मार के बदला मार। ये दोनों में चलता नहीं था। जब इसमें पढ़ोगे, जब पढ़ाएंगे भारत में राष्ट्रवाद, तो बताएंगे कैथरीन लोग की कहानी था। दोनों का ग्रुप अलग था, क्यों ग्रुप अलग था? इन लोगों का ग्रुप शांति वाला, उन्होंने बिनने वाले थे, लेटर लिखते थे सेवा में, ठीक है, सेवा में श्रीमान जनरल महोदय। गवर्नर जनरल रहते थे उस समय, गवर्नर जनरल रहते थे। कहते थे कि हमारे यहाँ यह प्रॉब्लम हो गई, कृपया नल का टूटी छूट गया है, लगवाने का कोशिश किया जाए। यह था। चलो देखो, तो मेटरनिख की दमनकारी नीतियों के बावजूद राष्ट्रवाद की आग बुझी नहीं और फ्रांस में फिर से क्रांति है। मेटरनिख तो उस समय दबा दिया, यानी क्या किया, वियना संधि के बाद फिर से फ्रांस में तो राजतंत्र लागू हो गया, लेकिन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की क्रांति अभी बुझी हुई नहीं थी। सोचे एक बार तो फिर से कर सकते हैं, एक बार हमने राजा को मार के भगा दिया, लोकतंत्र ला दिए, लेकिन अब फिर से भी भगा सकते हैं। उसके बाद से हर चीज याद रखना, जून की क्रांति, जुलाई की क्रांति, सीधे पूछेगा जुलाई की क्रांति, फ्रांस की 1830 की क्रांति के बारे में बताओ, ठीक है। ये वियना संधि के बाद हुआ, महत्वपूर्ण यह क्रांति था। इसमें देखो, बुर्बो वंश का राजा चार्ल्स दशम एक निरंकुश शासक था। उसने पोलीगर्नैक को अपना प्रधानमंत्री बनाया, जिसने नागरिक की स्वतंत्रता छीनने की कोशिश की। यानी जो राजा था, इसने क्या किया, एक को प्रधानमंत्री चांसलर बना दिया, जिसका नाम था क्या, पोलीगर्नैक, और उसको बना दिया तो एक क्रूर था। या वहां के जितने भी लोग थे उसकी स्वतंत्रता क्या कर ली, छीनने की कोशिश की। भाई तुम लोग स्वतंत्र गुलाम हो, क्या हो, गुलाम हो। इसके विरोध में 25 जुलाई 1830 को पेरिस में क्रांति भड़क गई। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तुर्की थोड़ा है। ये बरा ना यार, वो बरा, ये बरा कहाँ है? अच्छा चलो जो होगा देखा जाएगा। देखो 25 जुलाई 1830 में पेरिस में क्रांति भड़क गई। फ्रांस में पेरिस जगह है, वहां पे क्या हुआ, क्रांति भड़क गई। किसके कारण, वहां का जो राजा था इन लोगों की स्वतंत्रता छीन रहा था। अभी 25 जुलाई को उन्होंने क्या कर दिया, क्रांति शुरू कर दी। चार्ल्स दशम को गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा। अब इतना तेज क्रांति हो गई कि जो राजा था, हम कह रहे हैं ना, इहो सब हुआ है, बुर्बोके राजा बैठा है, इहो क्या किया, भाग गया। कहाँ भाग गया, इंग्लैंड। इसके बाद आर्लियंस वंश के लुई फिलिप्स को राजा बनाया गया। जब ई भाग गया, एक नया राजा बनाया गया जिसका नाम था लुई फिलिप्स। कब बनाया गया, 1830 में, ठीक है। लुई फिलिप्स, समझना। इन 1830 की क्रांति में क्या हुआ, 1830 की क्रांति में क्या हुआ, तो बस तुम बताओ जी। हाँ, 1830 में फ्रांस में क्या हुआ, हाँ, अरे सीधे बताओ। उसमें क्रांति जिसमें राजा को अपना गद्दी छोड़ के क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। और जब वो राजा की गद्दी छोड़ के भाग गया लुई, तो उसके बाद लुई फिलिप्स को क्या बनाया गया, राजा बनाया गया। 1830 की क्रांति, ठीक है। उसके बाद एक और क्रांति हुई
जिसका नाम था 1848 की क्रांति है। यह क्रांति क्यों हुई जी? लुई फिलिप ने पूंजीपतियों का साथ दिया और देश में भूखमरी तथा बेरोजगारी फैल गई। अभी क्या किया देखो, लुई फिलिप्स जो था, जितने पूंजीपति लोग थे उन्हीं लोग का साथ देता था, उन्हीं लोग को पैसा देता था, उन लोग को सब काम दे दिया था, भाई तुम ही करो, तुम जो मन करो वो करो। अब जब पैसे वाले को ही सब कुछ दिया जाएगा तो गरीब क्या करेगा जी? गरीब भूखे नहीं मरेगा जी। अब पड़ गया भूखमरी। क्या पड़ गया? भूखमरी। अब भूखमरी और बेरोजगारी दोनों फैल गई। जैसे आज हमारे देश में बेरोजगारी है, भूखमरी है कि ना है? नहीं है, एकदम है। तुम खा रही हो तो इसका मतलब देश में भूखमरी है ना? है भूखमरी, बहुत ज्यादा है। अब बेरोजगारी तो सबसे अधिक है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। ठीक है, तो उसी तरह फरवरी 1847 को जनता ने विद्रोह कर दिया। अभी इसके खिलाफ भी जनता ने क्या कर दिया है भाई? जिस तरह यहाँ पे भारत में हुआ है शासन के खिलाफ जंतर मंतर पर नहीं, पूरे लड़कों ने क्या किया था? विरोध प्रदर्शन किया था कि हमारी जो शासन सत्ता है हम लोग के अनुसार काम नहीं कर रही है, हम लोग के जैसा काम नहीं कर रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, बेरोजगारी आ रहा है, पैसा पे क्या कर दे रही है? कॉपी बेच दे रही है, पेपर बेच दे रही है। तो बच्चों ने क्या किया? कैसी सरकार, तुम लोग कैसी व्यवस्था है कि पेपर लीक हो जा रहा है? तू है तुम्हारी ऐसी, तुम्हारी व्यवस्था पे कैसी व्यवस्था की? तुम्हारा पूरा शासन तुम लोग के हाथ में, फिर भी पेपर लीक हो जा रहा है, कैसी व्यवस्था है? उसी के खिलाफ जो विद्रोह किया, वैसे यहाँ भी विद्रोह कर दिए लोग। किसके खिलाफ? ठीक है, फ्रांस की जनता ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह करने के बाद अब ये भी बेचारा क्या करेगा? जैसे यहाँ विद्रोह हुआ तो यहाँ का जो शिक्षा मंत्री था वो भागा, इस्तीफा दे दिया ना जी। जंतर मंतर पर लोग धरना प्रदर्शन किए तो शिक्षा मंत्री को क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ा कि भाई जब तक तुम दोगे नहीं तब तक हम लोग विद्रोह करेंगे नहीं, हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। पता चले कि मुख्य प्रधानमंत्रियों को ऐसी ना देना पड़े, इसीलिए तो ये भी क्या गया? गद्दी छोड़ के भाग गया। फ्रांस में राजतंत्र हमेशा के लिए खत्म हो गया और गणतंत्र की स्थापना हुई। जब यह फिलिप्स भाग गया तो उसके बाद से वहां क्या हो गया? हमेशा के लिए गणतंत्र की स्थापना हो गई। उसके बाद अब संघर्ष आता है कि अब एकीकरण कैसे किया जाए। जैसे भारत देश जब आजाद हुआ तो उस समय हमने बताया अभी कि भारत जो देश था कई टुकड़ों में बटा हुआ था। कई टुकड़ों में क्या हुआ था? अब जब 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ, जब दो भागों में बटा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, उस समय अंग्रेजवा सब कह के चला गया कि भाई जो भी यहाँ के राजा लोग हैं, जो भी राजा लोग हैं वो चाहे तो पाकिस्तान में चले जाएं, चाहे तो भारत में रहे, उन लोगों की मर्जी। जब देश आजाद हुआ तो है हमारा है भारत, थी। अगर एकीकरण नहीं हुआ होता तो बिहार से यूपी में जाने के लिए वीजा लगता, पासपोर्ट लगता, वहां से यहां तक आने में, चेन्नई हैदराबाद आने में पासपोर्ट लगता, जैसे विदेश में लगता है। हाँ, नेपाल उतना एथी क्या ना, वहां का एथी शासन जैसा है, जैसे बढ़िया की बात नहीं है, वहां वैसे उन लोग की मर्जी। ठीक है, उन लोग की व्यवस्था कैसी है? हाँ, हमके यहाँ से बिहार से यूपी में जाने पासपोर्ट लगता, वीजा लगता, बताओ। हाँ, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको जाता है? जब देश आजाद हुआ तो उनको यह कार्य सौंपा गया कि भाई अब जाइए
जितने भी राजा लोग हैं उसको कहिए कि भारत देश में मिले, अगर ना मिले तो अपने तरीके से समझाइए। वो लाठी गाजर लेके जाते थे। लाठी और गाजर बता रहे हैं। राजा के पास जाते थे, भाई हमारे राज्य में मिल जाओ, अगर खुशी हो हाँ तो हाई लो गाजर खाओ, अगर ना हो तो हाई लो लाठी खाओ। यानी कहने का अर्थ यह था कि अगर राजा खुशी खुशी थी, नहीं तो हम सैनिक बल का उपयोग करेंगे, आज जबरदस्ती एथी करा लेंगे, और नहीं तो जन्म संग्रह होगा। क्या होगा जन्म संग्रह का मतलब? जन मत, जन माने लोग, मत माने विचार, और लोगों का विचार पूछा जाए कि कौन देश में रहना चाहते हैं। भाई सब अकेले कह रहा था ना, जौन टुकड़ा में बटा हुआ था राजा कह रहा था हम अकेले एगो देश बनाएंगे, हम भारत के बीचों में देश बनाएगा। ठीक है, तो कहा कि न जन्म संग्रह से हुआ, कुछ कुछ सैनिक के बल पे हुआ, कुछ प्यार से भी चले आए। वही दोगलाई कर दिया। कहाँ का है जम्मू कश्मीर का राजा फिलिप नाथ आए, कहां से फिलिप आ गई। उस समय जम्मू कश्मीर का जो राजा था, राजा का नाम याद नहीं आ रहा है, वो जो पाकिस्तानों एथी अपनाया था, अब भारत की कह रहा था हम जैबे नहीं करेंगे। जब पाकिस्तान अपना एथी भेजा सैनिक के भेष में इसे मारने के लिए, तब वहां कहा कि तुम केवल खाली साइन कर दो, उसके बाद देखो। भारत के ने कहा इसे कि तुम केवल हमारे विलय पत्र पर साइन कर दो, तब देखो एको पाकिस्तानी यहाँ लौकेगा नहीं। ठीक है, तो विलय पत्र पे साइन किया, इसीलिए यहाँ विवाद चलता है आज भी। आज भी यहाँ क्या चलता है? विवाद। यह जो हमारा ये इस तरह है, यहाँ विवाद चलता है। पीओके इसी को बोलते हैं, पाक ऑक्युपाई कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, यानी इस पे पाक का भी अधिकार है और भारत का भी अधिकार है। समझ रहा है? इस पे भी विवाद चल रहा है। समझ रहा है? हाँ, तो वैसे ही क्या किया गया, कहाँ से कहाँ चलेगा। हाँ, तो अब बारी आ गई क्या करने की? एकीकरण करने का। क्या करने का? एकीकरण, यानी मिलाने का बारी आ गया। तो जिस प्रकार से हमारे देश में एकीकरण करने की भूमिका जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उसी तरह से इटली में भी एकीकरण करने के जाते हैं श्रेय मेजनी को, काउंट काबूर को और गैरीबाल्डी को। या हीरो थे वहां के, मसीहा थे। क्या थे? मसीहा। हाँ, कौन है ना यार, हार था वो, जानता था कि क्या तरह इटली का एकीकरण होगा, इसका सपना था, एक गो एक ही था, हमें इटली का एकीकरण करना है। ठीक है, इटली उस समय कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था, इस पर ऑस्ट्रिया फ्रांस का कड़ा नियंत्रण था। एकीकरण के 3 प्रमुख नायक थे। जो इटली था ना, छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया था। हम शुरू में ही बता दिए हैं कि इटली छोटे छोटे राज्यों में क्या हो गया था? बढ़ गया था। और उस छोटे छोटे राज्यों में किसका किसका शासन था? ऑस्ट्रिया का, फ्रांस का। ये दोनों क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे। उस समय 3 गो हीरो था इटली के एकीकरण में। कौन हीरो था? 3 गो हीरो था। अब बिना हीरो का तो फिल्म अच्छा लगेगा ना। लेकिन ये बात है, अगर फिल्म में विलन तगड़ा ना हो ना, तो फिल्म देखने का मजा ना आता। विलन तगड़ा होना चाहिए, यानी गुंडा एकदम तगड़ा होना चाहिए। हाँ हाँ, देखो अब इटली के एकीकरण का जटिल संघर्ष, यानी क्या, किस संघर्ष से इटली का एकीकरण हुआ, इसमें हीरो कौन कौन थे, ये इसमें पढ़ना है। सबसे पहले था मेजनी। क्या था? मेजनी था। यह इटली के एकीकरण का मसीहा माना जाता है। क्या माना जाता है? यानी बहुत बड़ा मसीहा। मतलब क्या हो गया? लोगों को चाहता था, लोग इसे बड़ी चाहते थे। इसने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की। याद रखिएगा, यह हर साल पूछता है। यह जो यंग इटली का निर्माण किसने किया था, कब किया था, यंग यूरोप का निर्माण कब हुआ था, किसने किया था।
तो दोनों काम किसने किया था? मेजिंग ने किया था। इसका लक्ष्य युवाओं में देशभक्ति जगाना था। इसका लक्ष्य एक ही था, यह विश्वास करता था सैनिकों पे। किस पे? सैनिक पे। अगर सैनिक हमारा साथ देगा तो हम किसी का भी एकीकरण कर सकते हैं इटली का, और उसमें युवाओं का साथ होना चाहिए। किसका साथ होना चाहिए? तो जानते हो युवाओं से क्या कहता था? सब युवाओं को इकट्ठा करके लगभग 2-3 एक साल में, एक साल की 2 साल में इसके पास 60,000 से अधिक युवा इसमें शामिल हो गए थे, यंग यूरो इटली में। यह जो संगठन बनाया था, कुछ ही समय में इसके पास इतना ज्यादा युवा इकट्ठा हो गए थे, क्या कहे, 60,000 से ऊपर है। और ये युवाओं से कहता था कि जाओ गांव गांव जाओ और वहां के बूढ़े बुजुर्ग से मिलो और कहो कि अपने राजा के खिलाफ विद्रोह करें। अपने राजा का क्या क्या करे? विद्रोह करे। और जब विद्रोह करेंगे तो लड़ाई होगा, उसी समय हम आ जाएंगे, लड़ाई करके उसको राजा को भगा देंगे, हम क्या हो जाएंगे, फिर से मिला लेंगे अपने में। तो यह इस तरह युवाओं को कहता था और जा जाके गांव गांव घुमाता था। उसके बाद आया कौन? काउंट काबूर। सार्डिनिया पिडमाउंट के राजा विक्टर इमैनुअल ने काबूल को अपना प्रधानमंत्री बनाया। उसने अपनी कूटनीति से फ्रांस की मदद ली और ऑस्ट्रिया को हराकर उत्तरी इटली में कई राज्यों को मिला लिया। यह क्या किया? यह जो काउंट काबूर था, जो सार्डिनिया और पिडमाउंट का राजा था, जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल, यह इसको क्या बना दिया? चांसलर बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। और जब यह प्रधानमंत्री बन गया तो क्या किया? यह फ्रांस की मदद लेकर और ऑस्ट्रिया ने जो कि रोम पे आक्रमण किया था, ये सब रोम पे, ठीक है, लास्ट में रोम जब छूटता है ना तो इटली का एकीकरण हो जाता है। रोम पे आक्रमण करके बैठा हुआ था। जब इसके पास यह गया और उसने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, कौन? काउंट काबूर ने। और इस प्रकार से उसने कई राज्यों को मिला लिया अपने राज्य में, ठीक है। उसके बाद आया गैरीबाल्डी। कौन आया? इसने नाविकों, किसानों और युवाओं को एक सशस्त्र सेना बनाई। इसने क्या किया? नाविकों को लिया जो नाव खेते थे, और क्या, किसानों को लिया, और किसको लिया? युवाओं को साथ लिया और एक संगठन बनाया जिसका नाम था लाल कुर्ता। क्या नाम था? ओ, लाल कुर्ती। क्या नाम था? लाल कुर्ती। क्यों लाल कुर्ती नाम था? लाल कपड़ा वो लोग पहनते थे, कुर्ते लाल पहनते थे, उसने उस संगठन का ज्यादा नाम क्या पड़ गया था? लाल कुर्ती, ठीक है। और कहा जाता था गैरीबाल्डी ने दक्षिण इटली के राज्यों सिसिली, नेपल्स को जीतकर राजा विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। यानी और लाल कुर्ती का स्थापना करके, और जो इटली के दक्षिण में जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को इसने क्या किया? सिसिली और नेपल्स को जीता और विक्टर को दे दिया। कहाँ दे दिया? एकीकरण करने के लिए। क्या करने के लिए? इन तीनों का सपना ही था इटली का एकीकरण करना, ठीक है। हाँ, इटली क्या करना? एकीकरण करना। उसके बाद क्या? अब देखो, महत्वपूर्ण तथ्य क्या था जी, यह याद रखिएगा। 1871 में जब फ्रांस और प्रसा का युद्ध हुआ, तब रोम से फ्रांसीसी सेना वापस बुला ले गए और इटली ने रोम पर अधिकार कर अपना एकीकरण कर लिया। अब देखो क्या यहाँ खेला क्या हुआ है। फ्रांस और प्रसा, प्रसा एक राज्य था और रोम एक राज्य था। फ्रांस और प्रसा का युद्ध हो गया। प्रसा से कहा कि तुम फ्रांस से युद्ध करो। अब फ्रांस क्या करेगा? रोम से अपनी सेना को बुला लेगा, और जैसे सेना को बुलाएगा तो यहाँ से क्या कर देगा? ये सब रोम पे आक्रमण कर देगा। और जैसे रोम पे आक्रमण करेगा तो वहां कोई रहबे न करेगा, तो क्या कब्जा कर लेगा। और कब्जा करने के बाद अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया सब। और उसके बाद आ गया जर्मनी का एकीकरण। लास्ट है एकीकरण ही, ठीक है। इसके बाद से यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। रक्त और लौह की नीति।
कौन नीति अपनाई गई थी जी? लॉ की नीति। ठीक है, इसमें क्या गया, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों का ढीला ढाला संघ था। क्या हो गया है? डिम हो रहा है। या तो पूरा तो उजरे कर दोगे। अरे रुकिए, हो गया, हो गया। हाँ तो देखो, जो जर्मनी था, जो जर्मनी था वो 300 राज्यों में बटा हुआ था। कौन सौ राज्य में बताओ? ठीक है, देखो जो जर्मनी था वो 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था ना, हुआ सही जी? साफ ना हुआ है? अक्षर ना दिखाई दे रहे हैं? चलो दिखाई देगा, चलो। हाँ चलो देखो, जो जर्मनी था को राज्य में बटा हुआ था जी? बताओ, 300 राज्य में, 300 टुकड़ों में बटा हुआ था जर्मनी, और 300 को मिला के एक जर्मनी बनाना था। 300 राज्य को मिला क्या करना था? एक जर्मनी बनाना था। ढीला ढाला संघ था, मतलब ये तो टूटा हुआ था लेकिन ढीला ढाला था। ढीला ढाला का मतलब कोई किसी से उतना मतलब रखता नहीं था। इसके एकीकरण में राह में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा रोड़ा था, यानी सबसे बड़ा पत्थर यही था। कौन? ऑस्ट्रिया। बहुत खतरनाक था, ये जर्मनी का एकीकरण करने नहीं दे रहा था। अगर इसको हरा दिया जाए, मार दिया जाए तो जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा। उस समय क्या था देखो, जोलोराइन, जोलोराइन एक क्या था, 1834 में यह शुल्क था। एक क्या था? शुल्क। जोलोराइन एक शुल्क लगा था 1834 में। यह व्यापारियों का आर्थिक संघ था, जिसके संघ था वो संघ था जिसमें जर्मनी के राज्यों के बीच चुंगी खत्म कर दी। इसके आर्थिक एकीकरण हुआ। क्यों? जोलोराइन शुल्क नहीं, एक संघ का। ठीक है, क्या था? संघ। व्यापारियों ने एक संघ बनाया था, कि हम बताए थे ना पहले कि व्यापारियों को आने जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। क्या करना पड़ा? टैक्स। तो उसी टैक्स को समाप्त करने के लिए व्यापारियों ने एक संघ एथी बनाया था, संघ, जिसका नाम था क्या? जोलोराइन। ठीक है, इसने क्या किया, इस संघ से जो चुंगी लग रहा था, चुंगी मतलब जैसे बॉर्डरों पे पुलिसिया नहीं वसूलता है, दे दो 10 रुपया, दे दो 10 रुपया। देखे कोई पटा नोट थमा के चले जाते हैं। ठीक है, तो वह जो बॉर्डर पे लेते हैं सब पुलिसिया सब, उसी तरह चुंगी कर था। तो जोलोराइन संघ जो बना है, तो इस चुंगी कर को क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क आया इसमें। और जर्मनी में कौन आ रहा है? बिस्मार्क। प्रसा के राजा विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया, जिसे रक्त और लॉ की नीति अपनाई। यानी यह जो बिस्मार्क था, यह जर्मनी के जो राजा थे, जिसका नाम था विलियम प्रथम, बिस्मार्क को कहा चांसलर बना दिया। क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। और उसका नीति यही था, लॉ और रक्त की नीति। किसका नीति था? किसका? बिस्मार्क का। बिस्मार्क को चांसलर किसने बनाया? विलियम प्रथम ने। कहाँ का राजा था? जर्मनी का। कहाँ का राजा था? जर्मनी का। ठीक है, यानी युद्ध और सेना के दम पर एकीकरण किया जा सकता है।
हाँ वह जर्मनी में था। ठीक है, तो यह देखो इसकी नीति यह थी बिस्मार्क का, युद्ध करो। ठीक है, हाँ बिस्मार्क की नीति यह था युद्ध करो और सेना के दम पे एकीकरण कर लो। अगर किसी को मिलाना है तो सेना भिड़ाओ, लड़ाई करो और अपने हाथ अपने कब्जे में कर लो। किसका नीति था? बिस्मार्क का। क्यों लड़ाई का सोचता था? अगर सेना मजबूत रहेगी तो सब किसी को क्या कर लेंगे, हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो बिस्मार्क ने देखो ये जो लौ रक्त की नीति अपनाई थी, युद्ध की जो नीति अपनाई थी, इस युद्ध में क्या हो गया है जी? ना दिखाई दे रहा है, पूरा उजर हो गया है। राणा जी देखिएगा, चलो ठीक है। बिस्मार्क ने 3 निर्णायक युद्ध किया। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में 3 गो युद्ध किया। कौन? बिस्मार्क ने। कौन का युद्ध किया? डेनमार्क का युद्ध। कब किया उसने? ठीक है, स्लेविंग और होल्स्टीन राज्य के लिए। वहां डेनमार्क में जो राज्य था स्वेल्सिंग और होल्टस्टीन, इसी के लिए उसने डेनमार्क का युद्ध लड़ा 1864 में। उसके बाद एक और युद्ध लड़ा, सोडेवा का युद्ध। कौन युद्ध लड़ा? 1866 में लड़ा। कब लड़ा? प्रसा ने ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से हरा दिया। जो प्रसा का राजा था, यानी वो प्रसा की ओर से कौन लड़ा था? बिस्मार्क। अब बिस्मार्क ने क्या किया? ऑस्ट्रिया को बुरी तरीके से हरा दिया। उसके बाद एक और युद्ध हुआ, सेडान का युद्ध। कब हुआ? सेडान का 1870 में हुआ था, और फ्रांस को हराया, जिसमें दक्षिण जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। अभी हमने आगे पढ़ा कि जर्मनी का एकीकरण करने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा था ऑस्ट्रिया। कौन था? और उसे सेडेवा का युद्ध में हरा दिया गया। जब वो हार गया तो समझो खत्म। उसके बाद फ्रांस जो बचा था उसको भी सेडान के युद्ध में 1870 में हरा दिया गया। आज जर्मनी का एकीकरण क्या हो गया? संभव हो गया। उसके बाद 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि, एक संधि की गई, फ्रैंकफर्ट संधि 1871 ईस्वी में। इस संधि के तहत जर्मनी को पूर्ण एकीकरण हो गया और विलियम प्रथम को सम्राट घोषित किया गया। यह जो एकीकरण हुआ ना, इस एकीकरण में पूरा जर्मनी को मिला दिया गया और उस पूरे जर्मनी का एक राजा बनाया गया, जिस राजा का क्या नाम था? विलियम प्रथम राजा बना दिया गया। ठीक है, समझ में? जर्मनी के एकीकरण क्या हो गया? समाप्त हो गया। जर्मनी के एकीकरण में इतना बस बहुत है। ठीक है, अब 1 2 और हेडिंग है, उसके बाद से आपकी पाठ पूरा समाप्त हो गया। तो यार मीटर क्यों नहीं रहा है जी? अब वो कोई यूं है ना, कहाँ गरमाया है जी ना? अब खत्म होने वाला है। एक बाद 2 हेडिंग और है लास्ट पेज पे। यूनान का ग्रीक स्वतंत्रता। यूनान यानी ग्रीक, ग्रीक उसे बोलते हैं यूनान को। ठीक है, उसकी स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ देख ले थोड़ा इसके बारे में भी। यूनान 15वीं सदी से तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। तुर्की पे अधीन था कौन? यूनान। 15वीं सदी से ही तुर्की लोग उस पर क्या किए थे? आक्रमण करके बैठे हुए थे। ठीक है, 1821 में यूनानियों ने तुर्की के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये तुर्की लोग थे यूनान पे कब्जा करके बैठे हुए थे, तो 1821 में इसने क्या किया? विद्रोह कर दिया तुर्की के खिलाफ। और इंग्लैंड का महान लॉर्ड बायरन यूनानी की मदद के लिए वहां गया। और जब ये लोग विद्रोह किए तो इंग्लैंड का एक कवि था लॉर्ड बायरन। क्या नाम था?
यह यूनानियों के मदद के लिए गया, क्योंकि यूनानी लोग तुर्की से के